और देखते देखते चूंकि प्लास्टिक की बोरी अभी थी, वो आग लगती चली गई। लगने के बाद हमारा सब कुछ देखते देखते 8-10 घंटे में सब कुछ सुहा हो गया और सब राख हो गया। एक भाई शीट लगाता था, दूसरा उसको कटर को चलाता था, फिर हैंड मशीन से उसको मोल्ड करते थे, फिर वेल्डिंग करते थे, फिर खुद से करते पूरा कूलर बनाया। व्यापार के अंदर नर्मता बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक भी हैं और कोई सामने वाला आदमी गलत बोल रहा है, वो व्यापारी जो असली होगा वो गुस्सा नहीं दिखाएगा। आज हम यूपी का नंबर 1 ब्रांड हैं और आने वाले 2030 तक मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड होंगे। आपने सुना होगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बजरबट्टू दुनिया के पॉडकास्ट लिमिटलेस में आज के हमारे गेस्ट की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। महज कुछ हजार रुपए से शुरू किया गया उनका बिजनेस आज 700 करोड़ रुपए से ऊपर का है। आइए आपको मिलवाते हैं समर कूल कंपनी के हेड संजीव गुप्ता से। संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। 25,000 से 700 करोड़, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एक छोटी सी पूंजी के साथ छोटी सी जगह में शुरुआत करी। मेरा बर्थ प्लेस गांव सपनावत है, जो पहले मेरठ जिला होता था। 1976 में ये जिला गाजियाबाद अलग हो गया और हम लोग गाजियाबाद आ गए और हम साधारण परिवार में हम जन्म हुआ। हमारे यहाँ किराने का और हलवाई का काम होता था। वहीं सपनावत में। हाँ जी। सपनावत और गुलावटी जगह है जो जिला बुलंदशहर में आता है, तो वहाँ हम लोगों का काम होता था। मैंने प्राइमरी पाठशाला से हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू करी। हाई स्कूल मैंने सपनावत से करी। इंटर उसके बाद आप 5 किलोमीटर पैदल जाते थे हम लोग, तो वहाँ से इंटर की परीक्षा पास करी और इंटर करने के बाद मैं एसएसपी कॉलेज हापुड़ से ग्रेजुएशन करते करते गाजियाबाद आ गया। इसमें पढ़ाई करते करते हमारे मामा जी यहाँ गाजियाबाद में थे। वो आईआईटी रुड़की से 3rd फर्स्ट क्लास पास थे और वो पहले सर्विस में थे और बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का काम चालू करा, जो कूलर वगैरह ये सब चीज़ बनाते थे। तो जैसे पहले, अब तो बच्चे मॉल में और उसमें घूमने फिरने चले जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो तब नहीं होता था। तब उस टाइम मेरी उम्र होगी अब लगभग 57 और ये 40-41 साल पहले की बात है, 42 साल पहले की। हम छोटे-छोटे थे। हाँ, 14-15 साल के थे। तो तब जब छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की स्कूल की, तो बच्चे अपने नाना नानी, मामा मामी या बुआ मौसी इन लोगों के यहाँ चले जाते थे। तो हम भी मामा के यहाँ आते थे। तो मेरी उस काम में रुचि होने लगी, चूँकि वहाँ मैंने देखा कि किस तरीके से काम होता है। तो जब हम लोग जाते थे तो सभी नाना नानी, मामा मामी कुछ ना कुछ बच्चों को देते ही हैं लास्ट में जाने में। तो लेकिन चूँकि मैं वहाँ फिर काम भी सीखता तो काम करता भी था, तो वो मतलब किसी भी तरीके से समझ लो, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब उसके उस तरीके से समझ लो, वो मुझे वो करते थे। तो मैंने 1-2 साल काम करते हुए मुझे उसमें रुचि आने लगी, तो फिर मैंने उनके साथ काम सीखा। काम सीखने के बाद वो मेरे जैसे मामा थे, तो जैसे मामा का मतलब डबल माँ मान लो, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने व्यापार की मुझे सारी बारीकियाँ सिखाई। मैंने हेल्परी से लेके और ऊपर तक सारा काम करा। वहीं मामा की फैक्ट्री में। मैंने झाड़ू भी लगाई, मैंने पानी भी पिलाया, मैंने चाय भी पिलाई और मैंने टाइपराइटर भी सीखी, मैंने अकाउंट्स का काम करा, मैंने मैनेजर का काम करा, मैंने डायरेक्टर बन गया। मैंने सब काम उनके साथ 2-3 साल में से रहते-रहते सारा काम उन्होंने मुझे सिखा दिया। उनका कहना ये था कि पहले जो है लोग ये जानते थे कि मैं संजीव का मामा हूँ, लेकिन वो लास्ट में ये कहते थे अब कि अब दुनिया मुझे ये जानती है कि दौलत राम गोयल डीआर गोयल साहब संजीव मतलब उल्टा हो गया कि लोग अब ये जानते हैं कि डीआर गोयल मतलब संजीव के मामा डीआर गोयल, मतलब उल्टा हो गया। पहले मामा के भांजे के रूप में जानते थे, नाम को जानते अब भांजे से मामा अब को संजीव की जानते वजह से गोयल साहब को जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में लोग। तो लोग उनका ऐसा मानना था। अच्छा, एक चीज बताओ आप, जैसे ये तो मामा का परिवार था, अपना परिवार जो था, जैसे पिताजी माताजी, इधर का क्या सीन था? हमारे मदर फादर
गांव में ही थे और वो धार्मिक प्रवृत्ति के, हमारी माताजी जो थी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी, फादर भी, और उन्होंने हमेशा सच्चाई और मेहनत, लगन, ये सब चीज़ हमारे अंदर वो कूट-कूट के, और सनातन सब कूट-कूट के उन्होंने हमारे डीएनए में, चूँकि हम संघ से भी जुड़े हुए हैं बचपन से ही और पूजा पाठ वाले लोग हैं, चूँकि हम लोग जिन लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं वैसे ही दिमाग में विचार आते हैं। तो हम लोग वैसे तो सभी देवी-देवताओं को मानते हैं, लेकिन माता रानी में हमारी विशेष लगाव रहा, चूँकि हम बचपन से ही अपने मदर के साथ, मामा जी साहब वहाँ वैष्णो देवी जाते थे। तो मन में एक भाव आया कि भई एक छोटा से मंदिर का निर्माण हो जाए, तो हम लोगों ने वहाँ जगह ली और फिर वहाँ वैष्णो देवी से ही जोत लेके आए और उसको कई साल बनाने में लगे। 2007 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद वहाँ कई हज़ार लोग पर डे वहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ भंडारा सबके सहयोग से हमारा चलता रहता है और सब माता रानी की देन है। माता रानी ने मंदिर कैसे बनवाया हमें नहीं मालूम, कितना पैसा लगा वो हमें नहीं मालूम। लोग आते थे, कोई ईंट दान करता था, कोई पत्थर दान करता था, कोई कुछ करता था और माता रानी के सहयोग से हमें कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत बढ़िया, जैसे माता वैष्णो देवी का वहाँ सब मंदिर है, जो लोग नहीं भी जा पाते वो सब लोग यहाँ बहुत दूर-दूर से, हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं। माँ वैष्णो धाम गुफा वाला मंदिर सपनावत, जो आज जिला हापुड़ में है, अपना बहुत दूर-दूर से जो श्रद्धालु अपनी मन्नत माँगते हैं, उनकी पूरी होती है और वहाँ लोग बहुत दूर-दूर से आते जैसे आपको व्यापार की ट्रेनिंग हैं। जी, एक तरह से मामा के यहाँ पे हाँ, मिली जी, और बहुत कम उम्र से आप इसमें हाँ। लग गए। कब लगा कि अब ब्रांच आउट करना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए? मैंने 4/9/89 में अपनी फर्म बनाई। पहले मैं ट्रेडिंग करता था, फिर ब्रांड समरकूल ही था, लेकिन समरकूल एंटरप्राइज के नाम से मैंने पहली फर्म 95 1 अप्रैल 95 में बनाई, जो सेक्टर 30 संजय नगर में थी। हम लोग पहले लोहे के कूलर से अपनी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और पहले हम लोग थोड़ी-सी शीट लाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई राजीव गुप्ता 2-3 कारीगर के साथ हम लोग, 3-4 मशीन थी, एक कटिंग मशीन थी, एक उसको वेल्डिंग मशीन थी, एक ड्रिल मशीन थी, 3-4 मशीन के साथ छोटी-सी जगह में शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद एक भाई शीट लगाता था, दूसरा उसको कटर को चलाता था। फिर हैंड मशीन से उसको मोल्ड करते थे, फिर वेल्डिंग करते थे, मतलब फिर खुद पेंट से करते थे। पूरा हाँ, कूलर हाँ, बनाया। हाँ। फिर पेंट करते थे, पेंट करने के बाद उसकी फिटिंग करते थे। फिटिंग करने के बाद उसको चेक करने के बाद पैकिंग करके हम पहले शुरू में तो रिक्शे में 4-4 कूलर भेजते थे। फिर उसके बाद काम बढ़ा, तो फिर जो छोटे ट्रक होते उसमें जाते थे। कोई ना पैसे थे, ना साधन थे, ना संसाधन थे, तो खुद ही मार्केटिंग करते थे, खुद ही बनाते थे। कोई परचेज़ का आदमी नहीं था, कोई क्वालिटी का आदमी नहीं था, सब कुछ काम खुद को ही देखने पड़ते थे। नॉलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पढ़े-लिखे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो सारी कठिनाई थी। लोग माल रखते नहीं थे। जब किसी के पास जाते थे, वो कहते थे भैया हम तो ये वाला माल बेच रहे हैं, वो वाला माल बेच रहे हैं, आपका नया ब्रांड है, आपको कोई जानता नहीं है। बाज़ार में भी हमारी कोई गुडविल नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने लोगों को कहा कि आप हमारा माल रखो, 4 कूलर रख लो, अगर नहीं बिकेंगे तो आप हम अपना कूलर उठा लेंगे। उन्होंने बोला कि भई हमने माल बेच दिया और इसकी जो गारंटी है, वो आप चले गए, आप कहीं भग गए, तो हम कैसे करेंगे? हमने उनसे कहा आप हमसे 4-4 मोटर पंप जो इसके पार्ट्स हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। सीज़न के बाद जितने आपके यूज़ हो जाएँगे ठीक है, बाकी हम आपसे उठा लेंगे। तो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करा। उन्हें लगा कि यार एक बिज़नेस करने आया 16-17 है। साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है और इसके अंदर ये जज़्बा है, कॉन्फिडेंस लेवल है, इसकी बात में दम है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम 4 कूलर मुझे भेजो। हमने भेजे, उनको अच्छे रेट पे अच्छा माल मिला। हमने टेक्नोलॉजी पे और आर&डी में हमेशा स्पेशल ध्यान रखा। जो बाज़ार में चीज़ थी हमने कुछ नया करके दिखाया। जब उन्होंने माल उसको बेचा, तो उनको प्रॉफ़िट उसमें डबल हुआ। मतलब हर आदमी चाहता स्वाभिमान के साथ काम करते हुए पैसा कमाना और जो हमारा कस्टमर था, उसको 25% रेट पे वो माल मिला। अगर क्योंकि कोई दूसरे दूसरा ब्रांड से कूलर लेता तो महँगा ₹2500 का पड़ता। था,
तो वो 2,000 रुपये का मिला, और जो 2,000 का डीलर को मिलता था वो हमने उसको 1,600 रुपये का दिया। तो उसको मुनाफा ज़्यादा हुआ, कस्टमर को सही रेट पे माल मिला, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद क्या हुआ, ना तो उस टाइम सोशल मीडिया एक्टिव था, ना टीवी में पैसे देने के पैसे थे, ना अखबार में देने के पैसे थे। समरकुल को कोई जानता भी नहीं था, संजीव गुप्ता को कोई जानता भी नहीं था। तो जिस लोगों ने वो चीज़ बरती, जिन लोगों ने वो चीज़ याद करी, उनका कोई रिश्तेदार आया, उन्होंने पूछा कहाँ से लाए कूलर, कितने का लाए? उन्होंने कहा अच्छा, इतने का भी कूलर आ सकता है, क्योंकि जब कूलर का उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं था। तो लोगों ने एक दूसरे से जैसे माल खरीदा, और जब उन्होंने बताया वहाँ से लाए, इतने का लिया, या उस दुकानदार से लाए, तो हमारा जो विश्वास था वो बढ़ता चला गया लोगों के प्रति, और उससे हम आगे बढ़ते चले गए। और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारी कथनी करनी में बिल्कुल कहीं कोई फर्क नहीं है। लोगों को आज ऐसा लगता है अगर संजीव गुप्ता ने कोई बात बोल दी तो वो पत्थर की लकीर है। अगर आज की डेट में रेट बढ़ जाते हैं तो जो जिसका माल लिखा हुआ है उसी रेट पे देते हैं। दूसरा, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं करते। क्वालिटी में नहीं तो लोग क्या करते हैं कि क्वालिटी हल्की कर देते हैं। अगर दाना है तो दाना हल्का कर देंगे, मोटर हल्की कर देंगे, कुछ और कर देंगे। वो कभी नहीं करना चाहिए, और किसी के साथ धोखा कभी नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ज़िंदगी में किसी का धोखा कर दिया, मैंने उससे कुछ पैसे अर्न कर लिए, लेकिन जो उसका अगर विश्वास टूट गया एक बार, तो जैसे बोलते हैं ना कि दूध से अगर किसी का मुँह जल जाता है तो मट्ठा में भी जो है फूँक मार मार के वो पानी पीता है। तो कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे माँ बाप ने विरासत में मुझे ये सिखाया, वही मैंने अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को भी मैं सिखा रहा हूँ, और वो भी उस चिन्हों पे चल रहे हैं। समरकुल खाली प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो लोगों के दिल पे भी राज करता है। संजीव गुप्ता से जो एक बार जुड़ गया वो कभी दूर नहीं जा सकता। अगर गलती से, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, ऐसी अगर कोई किसी ने उल्टे सीधे रेट दे दिए बाजार में, वो एक बार गलती से कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चला गया इधर उधर, वो थोड़े दिन बाद मेरे पास दोबारा वापस आ जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि यार वो आदमी ठीक था। वो घुमा फिरा के मीठी मीठी बात नहीं करता, वो जो भी बात करता कम बोलता है, लेकिन कम टू द पॉइंट सीधी सीधी बात बोलता है। मेरे बस की मक्खनबाजी नहीं है, मैं सीधे सीधे कम टू द पॉइंट, जो वाजिब रेट है, जो मिनिमम प्रॉफिट है मुझे चाहिए, मैं उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकता। तो जब आदमी को पता लगता है कि यार वो ठीक थे, तो वो दोबारा आ जाता है, फिर कभी कहीं जाता नहीं है। जो 35 साल से मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, स्टाफ में, मार्केटिंग में, किस चीज़ में, जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा वैसे वैसे लोग जुड़ते चले गए। तो जो भी जुड़े हैं वो कभी मुझे छोड़ के नहीं गए। कोई भी एक सिंगल आदमी कोई गलती से चला गया होगा तो दोबारा आ गया 1 महीने 2 महीने बाद। चाहे मेरे सप्लायर हो, डीलर, अगर कोई किसी साथ 35 साल 30 साल 25 साल 20 साल दे रहा है तो इसका मतलब भरोसा है। भरोसा है। कौन से मार्केट से शुरुआत की थी आपने? हमारी सबसे पहले शुरुआत पूर्वांचल से हुई। जैसे माता रानी की तो कृपा थी, हमने बनारस पूर्वांचल को चुना। मैं उससे पहले कभी बनारस गया नहीं था। बनारस के पास एक जगह है मुगलसराय, मुझे ये नहीं पता थी मुगलसराय कितनी दूर है। तो मेरे फिक्स रेट होते थे। मैंने बोला कितने का कूलर, मैंने कहा 1,600 रुपये का कूलर है। पहली बार मेरे पास फोन पे बात हुई, मैंने उनको लेटर डाला था, उन्होंने पूछा, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अच्छा, वहाँ के एक व्यापारी को आपने यहाँ से चिट्ठी लिखी? हाँ, तो उन्होंने मुझसे बात करी। उस टाइम फ़ोन चल गए थे, 32 रुपये की कॉल होती थी, वही नंबर मेरा आज भी है। एक फ़ोन है, और वो फ़ोन, लोग फ़ोन चेंज करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, 2-2 फ़ोन रखते हैं, उनकी वो होगी। वो फ़ोन जो था वो आज भी नंबर मेरा वही है। तो मुझे पता नहीं थी, मैंने सोचा थोड़ा बहुत बढ़ाएगा। उन्होंने कहा भैया कुछ डिस्काउंट कर लो। मैंने कि मैं आपको एफआर कर दूंगा। जब मैंने पूछा ट्रक वालों से भैया कितने रुपए लगेंगे, तो उन्होंने बताया इतने रुपए लगेंगे। तो मेरे मन में आया यार ये तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैंने माल की उनको सप्लाई करी। फिर मैं माल भेजने के बाद मैं पहली बार मुगलसराय गया। यहाँ से काशी ट्रेन जाती थी गाजियाबाद से, रिजर्वेशन था नहीं। मैंने उसमें टिकट ली, तो पहले उससे उतारते नहीं थे। अगर टिकट साधारण टिकट भी है उसमें जोड़ के तो ले उसमें लेते थे। आप बैठ के जा सकते हो। तो दिन में तो हम इधर उधर, जब टीटी आया तो हम आगे पीछे हो गए डिब्बे में
कि कहीं हमारी रसीद पेनल्टी वाली ना कट जाए। थोड़ी देर बाथरूम में चले गए, उसका जो टॉयलेट होता है, कि कहीं 50 रुपए 100 रुपए का वो ना बढ़ जाए। तो एक मेरे पास छोटा सा झोला था। जब रात हुई तो अखबार मैंने बिछा के दोनों सीट के बीच में जमीन में, और मैं उसमें सो गया। सुबह उठे तो स्टेशन के सामने ही धर्मशाला थी, बिल्कुल स्टेशन के सामने। मैं उसमें जाके नहा के चाय पी के और टेम्पू से मुगलसराय पहुंच गया। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और फिर वहां से, वो फर्म का नाम था स्वागत इलेक्ट्रिकल, जीटी रोड, मुगलसराय। अजय सचदेवा जी थे, मैं उनको जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो आज भी मेरे दोस्त हैं। और मेरी शुरुआत पूर्वांचल से ऐसी, और उसके बाद हमारा काम पूर्वांचल में बढ़ता चला गया। आज हम यूपी का नंबर 1 ब्रांड हैं, और आने वाले 2030 तक मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड होंगे। हम बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आइटम ला रहे हैं। अभी हमने 2 नए मॉडल अपने इवान और सिंघम लॉन्च करे हैं, और इस टाइम हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अजय देवगन हैं। अभी हमने 2 साल के लिए उनको साइन कराया है, जॉइंट वेंचर कराया। और आगे आने वाले भविष्य में हम गाजियाबाद में अपनी नई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जीडीपी में पूरा हम गवर्नमेंट को सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे रोजगार के रूप में हो। जब ये बिजनेस बढ़ रहा था, वो समय अलग था, बिजनेस करना इतना आसान नहीं था, परेशानियां आई होंगी परिवार के अंदर से भी और बाहर से भी। तो जब इस तरह का स्ट्रगल हो रहा था, आपने कहा कि आपका बिजनेस शुरू हो गया था मुगलसराय और बनारस के माध्यम से, फिर यूपी में आगे बढ़ा, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है? सर, सबसे ज़्यादा चैलेंज शुरू में ही आते हैं। एक तो आदमी के पास पैसे की भी कमी, जगह की भी कमी। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी अलग-अलग समस्याएं हैं। फिर हमने 2000, चूँकि पहले तो 20 लोगों तक तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी, ये सब कम लोगों में ईएसआई की, पीएफ की, फैक्ट्री एक्ट की। फिर हम लोगों ने 2003 में मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट लगाई। तो वहाँ आते ही सब चीज़ में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, चूँकि नोटिस आने चालू हो गए, चूँकि वहाँ आदमी भी बढ़ चुके थे। तो फिर हमने फैक्ट्री एक्ट में, ईएसआई में, पीएफ में, सभी चीज़ों में रजिस्ट्रेशन कराया। उस टाइम के और आज के माहौल में बड़ा फ़र्क है, चाहे वो बदमाशी कर रहा हो, चाहे डिपार्टमेंट की भी बहुत-बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो जितनी भी चैलेंजेस थे, वो क्या है कि मैं सारे चैलेंज बता नहीं सकता, लेकिन हर तरह के चैलेंज मेरी ज़िंदगी में आए, और उन सबको माता रानी ने अपने आप ख़त्म करा। चूँकि पहले स्थिति यूपी की बिल्कुल अलग थी। और एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ फायर हो गई। घर ये पर? हाँ, फायर हो गई हमारे यहाँ 2004 के आस-पास। फैक्ट्री में दिन का वक़्त था, वेल्डिंग हो रही थी, मैं फैक्ट्री में एंट्री कर रहा था, जबकि हमारे यहाँ पर्याप्त पानी की व्यवस्था थी, फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी, सिलेंडर थे। तब तक सिलेंडर पर वो अपना अलार्म बजा तो सारी लेबर बाहर आ गई, और देखते-देखते चूँकि प्लास्टिक की बोरियाँ भी थी, वो आग लगती चली गई। लगने के बाद हमारा सब कुछ देखते-देखते 8-10 घंटे में सब कुछ स्वाह हो गया, सब राख हो गया। हमें लगा कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। उसके बाद मतलब हिम्मत टूटती चली जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि परिवार, चूँकि सब साथ था, परिवार ने हिम्मत बढ़ाई। लेडीज़ ने कही कि हमारे पास ज्वेलरी है, आप इसको बेचो, और हमें कोई ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। आप ज्वेलरी बेच के इसको पैसे माल लाओ दोबारा और इसको चालू करो। जो हमारे डीलर्स थे, भाई थे, उन लोगों ने कहा कि संजीव भाई, तुम्हारे इतने पैसे तो हमारी तरफ निकलने हैं, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, और हम तुम्हें, और उन्होंने हमें उल्टा एडवांस ला के हमें दे दिया। और हमारे जो सप्लायर थे, उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपके पास अब आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हो, आप ईमानदार आदमी हो। उन लोगों ने हमें उधार माल दिया, उससे ज़्यादा दिया। अगर हम 30 दिन का उधार लेते थे, तो हमारे सप्लायर ने
हमारे जो डीलर थे उन लोगों ने हमें पैसे दे दिए। जो वो कह रहे थे कि आप हमसे 2 महीने का उधार ले लो, 3 महीने का ले लो, हमारे पास इतना पैसा आ गया जो 30 दिन का भी था, तो हमने वो भी उतार दिया उनका सब। तो वो कह रहे यार तुम हमारी बात का बुरा मान गए हो कि हमने तो कही कि भाई तुम नाराज जो हो गए, आप हमसे माल और ले लो, आपको बुरा लग गया, आप उल्टे पैसे हमें दे रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो आग लगी। मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे आ गए, मुझे क्या करना है। तो मैंने उन सबके पैसे उतार दिए। उससे हमारी गुडविल और ज़्यादा बन गई कि ये आदमी चाहता तो पैसे भी उधर से भी ले लेता और हमें तो 1 महीने से 2 महीने में देता पैसे। तो मेरी मार्केट में वजूद बन गया, फिर मेरा ब्रांड भी हो गया। जब मैंने शुरुआत करी थी, जब मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास कुछ भी ना हो तो मेरा ब्रांड है, मेरी गुडविल है, और गुडविल से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे कोई कोई कम्युनिटी होती है, हाँ, जैसे बनिया कम्युनिटी हाँ। होती है, ये बिजनेस एक्यूमेन कहाँ से आता है? दूसरों में क्यों नहीं आता ये बिजनेस का एक्यूमेन? व्यापार के अंदर मुझे जो लगता है, एक तो नर्मता बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक भी हैं और कोई सामने वाला आदमी गलत बोल रहा है, तो नेचुरल हम अंदर से तो गुस्सा आएगा यार, हम ठीक है, और फिर भी, लेकिन वो व्यापारी जो असली होगा वो गुस्सा नहीं दिखाएगा, उसे प्यार से बैठा के टैकल करना चाहेगा। अगर कोई चौधरी साहब आ गए, तो पहले क्या होता था कि पहले उनको बैठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, वो कुछ अगर 2 गाली भी दे देंगे तो भी अच्छा, वो हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। तो ऐसा नहीं उसको गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन नर्म स्वभाव होता है व्यापारी का। व्यापारी को झुक के चलना चाहिए, व्यापारी को ही नहीं, किसी को भी लड़ाई झगड़े में कभी कोई फायदा नहीं है। झुक के काम करना चाहिए, और झुकता वही है जिसमें जान होती है। जो अकड़ते हैं ना ज़्यादा, उसमें कुछ नहीं होता। मेरा मानना है झुकने में, मैं तो बहुत झुक के चलता हूँ, और सबको मतलब बिल्कुल अपने मुँह से मैं अपनी क्या बताऊँ, मैं तो बिल्कुल ज़मीन पे रहता हूँ हमेशा। लेकिन सपने मेरे ज़रूर बड़े हैं, बैठता ज़मीन पे हूँ, लेकिन सपने बिल्कुल, वो जो चील होती है, क्या होता है, बिल्कुल उसकी तरह ऊपर देखता हूँ, सपने बड़े हैं। तो क्या बचपन से ये ट्रेनिंग मिलती है? सर वो डीएनए में भी होता है, और दूसरा जैसे सिंधी समाज को कहते हैं लोग, या जैन समाज को कहते हैं, ऐसे व्यापारियों में भी है। और आजकल जितनी भी दूसरी बिरादरी भी हैं, जो लोग शहर में आ गए या जो व्यापारियों के साथ बैठने लगे, मेरा मानना ये है उन लोगों, वो लोग भी जो लड़ाई झगड़े करते थे छोटी छोटी बात पे, वो व्यापारियों के साथ जो बैठने उठने लगे, तो वो लोग भी चेंज हो रहे हैं। वो नहीं चाहते अब झगड़ा करना, वो देखते हैं यार लाला जी तो मजे ले रहे हैं, तुम साले लड़ाई करते रहते हो। तो वो लोग अब शहर में आने के बाद, या जो जिसके टच में है, संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है। वो लोग भी व्यापार में आ गए, और उन लोगों ने हम जैसे लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा फ्री में, कि यार संजीव गुप्ता प्रॉपर्टीज, पीछे से वो लोग हैं, अच्छा, आगे नाम है और पीछे गुप्ता प्रॉपर्टीज, अग्रवाल प्रॉपर्टीज, चूंकि कस्टमर हमारे ऊपर विश्वास करता है, हमारे चेहरे पे विश्वास करता है, मेरा ऐसा मानना है। और अपने व्यापारिक जीवन में जब आपने एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करके, ये भी नहीं कि पहले से मिला हो, खुद से ही स्टार्ट किया हुआ, और बचपन भी कोई ऐसा बहुत अमीरी वाला तो नहीं था शायद? साधारण परिवार में जन्म हुआ, 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, तो परिवार की भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, शादी ब्याह की, उनको सेट करने की। आज हम 5 बहन भाई हैं, पांचों की गाजियाबाद में ही अपनी अपनी अलग अलग यूनिट है, और आज मेरा टर्नओवर इस साल का लगभग 400 करोड़ प्लस है, और मेरे ग्रुप का लगभग 700 करोड़ इस बार उम्मीद है, और आगे हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इतने दिनों से जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जिसमें इसमें बहुत गुंडों की तरफ से भी, लोकल बदमाशों की तरफ से, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, कई बार ऑफिसर्स से परमिशन की दिक्कत हुई होगी, कोई ऐसी कहानियां याद है जिसमें काफी समस्या के बाद उसका सॉल्यूशन हुआ? सर जब आदमी की, जैसे कहते हैं ना, नींव का पत्थर, या आदमी की किसी बिल्डिंग की ऊपर की वो देखता है आदमी, नींव का जो पत्थर होता है उस पर कितना वजन है उसका नहीं पता होता। आज का संजीव गुप्ता और आज का समरकुल दिखाई देता है, उसके अंदर 33 साल में कितने कितने संघर्ष आए, क्या नहीं आया, सब कुछ आया। एक सज्जन थे, एक तो हमारे मामा जी थे जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ा, एक ऐसे ही कोई सज्जन थे जो मेरे हर वक्त उंगली करते रहते थे, मतलब उंगली से मतलब
जो कुछ ना कुछ मुझे टेंशन देते थे। तो मैं उनकी वजह से हमेशा हर कदम पे संभल के चलता था, यार ये आदमी सही नहीं है। तो मैं जो संभल-संभल के कदम रखता रहा, उसके मैं आगे बढ़ता चला गया। और जितने भी नियम हैं सरकारी, वो हम सब फॉलो करते हैं। एक चीज आप बताओ कि बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं और लेकिन वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी बिजनेस सफल हो जाए। तो बिजनेस की वो मूल प्रिंसिपल्स, वो क्या रूल हैं जो उनको दिमाग में रखना चाहिए किसी भी नए बिजनेसमैन को? एक तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो उद्योग लगाएँ। उद्योग लगाने के बाद, जैसे आपने कहा, क्या-क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। किसी भी काम में टाइम लगता है, लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ रातों-रात नहीं बनती, विश्वास बनाने में टाइम लगता है। और अगर आपने किसी का विश्वास बना लिया और आप उसके साथ सही काम कर रहे हो, तो आपकी ग्रो कोई नहीं रोक सकता। कुछ टाइम तो लगेगा, 1 साल, 2 साल तो 3 साल तो व्यापार बनाने में लगेंगे, और आप सही काम करते रहें। मिनिमम प्रॉफिट आप लेके चलें, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करें, संयम रखें, मीठा बोलें। आप कितने भी अच्छे हैं, अगर कड़वे बोल रहे हैं तो भाई साहब बहुत समस्या है। तो इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अपनी जो टीम है, जो भी आदमी जिस फील्ड में है, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी फैक्ट्री में सर वाला कल्चर नहीं है, दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला रहता है। सब, किसी के लिए मैं छोटा भाई हूँ, तो किसी के लिए बड़ा भाई हूँ। अगर मेरे यहाँ 50 महिला भी हैं, बहन हैं, बेटी हैं, तो छोटा भाई या बड़ा भाई कहती हैं सब। सब राखी बाँधती हैं मेरे। उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं परिवार से अलग हूँ। और उनके सभी वो मेरे साथ जितने भी टीम वर्क है, उनको ये है कि फैक्ट्री हमारी है। जैसे लिज्जत पापड़ की मैंने स्टोरी देखी या अमूल की देखी, तो इसी तरह समरकुल की स्टोरी भी है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नीचे मैनेजमेंट से लेके ऊपर तक, उनको लगता है कि कंपनी मेरी है। टाइम से पहले आते हैं, टाइम के बाद जाते हैं। अगर 9 बजे का टाइम है तो पौने 9 बजे लोग खड़े होते हैं, और 6 बजे का टाइम है तो 7 बजे 8 बजे तक भी रुके रहते हैं। और जो मैं कहता हूँ, कहने से पहले सब काम हो जाता है। व्यापार का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले अलग तरीके से व्यापार होता था, अब अलग तरीके से व्यापार होता है। इंटरनेट यूज होता है, एआई है, 50 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे में पुराने ढंग से व्यापार करने में क्या बदलाव करना चाहिए कि उसका मूल भी बना रहे और बिजनेस भी बढ़ता रहे? आजकल जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं, ज़माना बहुत तेज़ी से बदला है, और आगे आने वाले टाइम में मेटा या एआई, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ चेंज होने वाला है। जो हमने सोचा नहीं है, वो होने वाला है। लोग, जो गाड़ी, अभी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए, अभी तो ऐसी-ऐसी गाड़ी आएँगी कि जो हवा में उड़ेंगी। तो बहुत कुछ नया होने वाला है। तो मेरा मानना यही है कि टेक्निक का सहारा लेते हुए जो नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अपनाएँ, लेकिन पॉल्यूशन का भी ध्यान रखें कि पॉल्यूशन कम से कम हो। बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी बेसिक पूंजी चाहिए ही चाहिए? इसका कोई इस तरीके से पैमाना नहीं है। इसमें सबसे पहले पूँजी है हमारी अंदर की आग, कि हमारे अंदर हमारे सपने कितने बड़े हैं। और जिसके अंदर सपनों में जान होती है ना, पैसा हो या ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा सेकेंडरी चीज़ है। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन सपने थे, नॉलेज थी, ईमानदारी थी, साहस था। मैं आज भी रात को सोता हूँ, तो आँख बंद होती है। आँख बंद से मतलब मैं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, मुझे कल क्या करना है। एक जैसे आदमी होता है, उसे सुबह जाना है कार से, तो उसको लगता है मैं आधा घंटे लेट भी उठ जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे फ्लाइट से जाना है, तो आदमी को पता है 6 बजे की फ्लाइट है, तो 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे फ्रेश होके 1 घंटे में दिल्ली पहुँचना है, और 6 नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। तो अपना लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ पहुँचना है। अपना 4 साल बाद का, 5 साल बाद का,
और उल्टे काउंट डाउन करते हुए उसको मतलब लक्ष्य आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनको लगता है कि जो शुरुआत का स्ट्रगल वाला फेज है उसमें पैसे नहीं आएंगे तो परिवार कैसे चलेगा, खाना पीना कैसे चलेगा, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? शुरू में होता है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि 2 दोस्त थे, एक की नौकरी लगी 10,000 रुपये महीने की और एक आदमी समोसे बेचने चालू कर दिए उसने, उसी के सामने चाय की दुकान और समोसे। 20 साल बाद उसकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपए और वो समोसे वाला कमाता था 10,000 रुपये रोज। और जब वो रिटायर हुआ तो उसके बच्चे कुछ नहीं कर पाए और जब उसके बच्चे काम में आए तो उसने बहुत बड़ा शोरूम बना दिया, उसने और बहुत आइटम जोड़ दिए, उसने पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया। वो आज 50,000 रुपये रोज कमाता। तो हम जो पूंजी दे के जाएंगे बच्चों को, इसलिए हिम्मत करनी चाहिए, एक पीढ़ी को आगे आना चाहिए, व्यापार करना चाहिए ईमानदारी मेहनत के साथ और कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बिजनेस के दौरान भी कई ऐसे पल आए होंगे जब लगा होगा कि यार बहुत मुश्किल है ये। एक बार क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ फायर हो गई थी। फायर होने के बाद जो हमने दोबारा काम शुरू करा तो जो दोबारा फायर हो गई तो हिम्मत बिल्कुल टूट गई। जब पहली बार फायर हुई तो लोगों को सहानुभूति बहुत थी कि यार ऐसा हो गया, लेकिन दूसरी बार जब फायर हुई तो कुछ लोगों ने सामने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ लोगों के सुना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ये अपने आप कर दिया हो, इंश्योरेंस के लिए? शायद। तो मेरा मन इतना ज्यादा दुखी हुआ, मतलब बहुत ज्यादा। तो दुनिया कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकती है, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो दुनिया की सोच को आप चेंज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कर सकता तो इस तरह की सोच परिवार के अंदर भी दिखती है कि है। नहीं बाहर से आती है? नहीं, मैंने मेरे सामने किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा बाद में लगा कि यार एक लोग तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, मेरे की कहने दो। क्यों? अगर मुझे कोई कह के गधा है तो मैं देखता हूँ मेरे पूंछ है, मेरे कान है, नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार गधा वही है, मैं तो हूँ नहीं। और परिवार में जैसे मामा ने बहुत साथ दिया, किन लोगों ने बहुत साथ दिया बिजनेस में? मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, मेरा भाई, सबसे बड़ा मेरा छोटा भाई राजीव, जो हम दोनों राम लक्ष्मण की तरह हैं। मैंने मार्केटिंग संभाली और उसने प्रोडक्शन। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, कंधे से कंधे मिला के हम दोनों ने काम करा। आज जैसे हम टर्नओवर बता रहे हैं 700 करोड़, तो हमारी 2 फर्म हैं, समरकूल होम अप्लायंस लिमिटेड और थर्मोकूल होम अप्लायंस लिमिटेड। समरकूल को मैं और मेरे बच्चे देखते हैं, थर्मोकूल को राजीव भाई और उनके बच्चे देखते हैं। हमारी 2 फर्म है, शुरुआत दोनों हुई का थी टर्न। कूलर बनाने से हाँ जी, हाँ जी। और फिर आज हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं। हम लोग किचन अप्लायंसेज में, होम अप्लायंसेज में भी हैं। हम लोग प्रोडक्ट बेचने के बाद सर्विस भी देते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस भी है। भारत में बिजनेस जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि अगर 100 बिजनेस शुरू होते हैं तो कहते हैं कि उसमें से 98% तो पहले 2 साल में फेल हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि मैंने बताया, लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और रातों रात अमीर होना चाहते हैं। तो किसी भी, अगर बच्चा होने में 9 महीने लगने तो लगने हैं। अगर आप चाहें कि एकदम कोई भी स्टार्टअप करें और 1-2 साल में पैसा आ जाए, शुरू में संघर्ष करना पड़ता है। एक बार आपका नाम हो गया, आपका ब्रांड अगर चल गया, तो फिर आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, नम्रता रहनी चाहिए, ईमानदारी, मेहनत लगन के साथ कर्म करते रहना चाहिए। और अगर मेरा मानना है, अगर किसी की गुडविल है, तो उसके पास सब कुछ है। उसके पास पैसा है नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता। उसका काम बिना पैसे के भी चलता रहेगा। अगर उसकी गुडविल खत्म हो गई, तो उसके बैंक में कितना भी बैलेंस हो, वो सब बेकार है। हमने रातों रात बड़े बड़े बिजनेस को कोलैप्स होते हुए देखा है। वो इसीलिए होते हैं
जहाँ आदमी की कथनी करनी में फ़र्क होता है, तो आदमी पहचान जाता है। आप किसी का एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो। जो नए लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कोई एक टिप जो उनको एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए? एक तो उद्योग लगाना चाहिए, ईमानदारी, मेहनत, लगन और टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। टीम को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना क्या होगा कि पता लगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है वर्ल्ड कप, और कैप्टन ने किसी को कुछ बोल दिया और लास्ट बॉल थी और वो आदमी बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और उसको गुस्सा आ रहा था और उसके हाथ से जो बॉल थी ऐसे की बजाय ऐसे उसने कर दी गलती से, तो मैच हार गए। कैप्टन का क्या हाल हुआ? और जनता किसको गाली देगी, टमाटर किसके ऊपर पड़ेंगे? कैप्टन के। कैप्टन। तो इसलिए जब टीम हमारे साथ होगी, दिल से होगी, तो हमारे पास साधन संसाधन कम भी होंगे तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। एक पिक्चर आई थी सुई धागा, उसके पास साधन नहीं थे, सिलाई मशीन भी उसे एनजीओ के द्वारा मिली हुई थी, लेकिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके जो प्रोडक्ट थे उसने नीचे से ग्रो करते हुए उसको बहुत मेहनत करी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला प्रेजेंटेशन देने का, उसने प्रेजेंटेशन दी और वो बहुत आगे बढ़ते चले गए, ब्रांड बन गया। अभी नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हेड हैं वो कहते हैं कि 12-12 घंटे काम करो। 12 घंटे काम करना तो ठीक बात है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में क्या 12 घंटे का प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं वो अपने स्टाफ के साथ? मैंने देखा है 12 घंटे नहीं, हो सकता है जो टीम वर्क है वो 12 घंटे काम करती हो, लेकिन जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनको कम से कम 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 16 से 18 घंटे काम करते हैं और रात में भी देश के लिए सपने देखते हैं। तो जो जितने ऊपर जितनी जिम्मेवारी जिसके ऊपर ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा और करना चाहिए, और टीम को साथ लेके, कहीं टीम के साथ दिक्कत है तो सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे फौजी भाई के अधिकारी होते हैं, जब जरूरत पड़ती है बॉर्डर पे तो सबसे आगे खड़े होते हैं वो, ये डायरेक्शन रहती है। तो हमें भी अपनी टीम के साथ, जहाँ टीम को हमारी जरूरत हो, कहीं भी हम 24 घंटे टीम के साथ तैयार हों। कहीं भी रात को 12 बजे भी फ़ोन आया तो फ़ौरन फ़ोन उठाना चाहिए। मैं तो रात को ही 12 बजे फ़ोन उठाता हूँ। सबसे आगे बढ़ना चाहिए और टीम के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। टीम के अंदर जज़्बा रहता है। अगर आज आपको एक और बिजनेस खड़ा करना हो, कुछ नया बिजनेस खड़ा करना हो, क्या करेंगे? अभी क्या है कि हम लोग, हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं और हम लोगों के कहने पे वैसे तो हमारा कूलर में हम यूपी में नंबर 1 है। यूपी में नंबर होने का मतलब है वर्ल्ड में चौथे नंबर पे। अगर 130-35 करोड़ लोग हैं तो 30-35 करोड़ यूपी में ही हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से वर्ल्ड में यूपी चौथे स्थान पे है। तो यूपी का मतलब हुआ अगर नंबर 1 कोई है तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे होना। और यहाँ की पॉपुलर, यहाँ बाजार बहुत बड़ा है और हम लोग बाकी काफ़ी स्टेट में हैं, और आने वाले टाइम में हम पैन इंडिया होंगे और हम बाहर भी माल अभी कुछ देशों में तो जाना चालू हो गया और इसको बढ़ाएंगे या तो बढ़ाएंगे। संजीव जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, इतनी बातें की, बिजनेस की टिप्स दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका चैनल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम जैसे लोगों को बुला के, और जो आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं हम जैसे भाइयों को, तो ये आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इससे हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे नए युवा, हमारे बच्चे हैं, उनको मुझे लगता है बहुत मोटिवेशन इससे मिलेगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनके अंदर जो लोग इसको देखेंगे, जो काम आप कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है।
धन्यवाद। धन्यवाद।